नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दिए गए जो एनुअल सैंपल पेपर है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लास 7th है और विषय है सामाजिक विज्ञान। 24-25 के लिए है क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं और इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लास 7 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी सारे क्वेश्चन आए आप अच्छी प्रकार से एग्जाम में कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर खंड का आपका है बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया कि प्रश्न संख्या 1 फर्स्ट से लेकर 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें सही विकल्प का चयन आपको करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो दिल्ली विधानसभा हो या कोई विधानसभा है, इसके सदस्यों का चुनाव है जनता के द्वारा किया जाता है, यानी कि लोगों के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लोगों के द्वारा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए, ठीक है, कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो बहुमत पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में कितनी सीटें जीतने की आवश्यकता है। यानी कि सबसे पहले आपको बताया गया था कि जितनी भी विधानसभा में जितनी भी सीटें होती हैं, जीतने के लिए आपको क्या चाहिए कि 50% +1 आपको चाहिए। तो आप 70 का अगर 50% कर सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 35, यानी कि 35 + 1, यानी कि जिस भी पार्टी को 36 या 36 से ज़्यादा भी सीटें मिलेगी उसकी सरकार बन जाएगी। 36 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं। तो क्वेश्चन में यही दिया है कि मान लीजिए कि आपके राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो बहुमत पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कितनी विधानसभा सीटें की आवश्यकता है। तो देखिए 36 से कम है 30 है तो ये नहीं होगा, 32 भी कम है तो ये भी नहीं होगा, 34 भी कम है तो ये भी नहीं होगा, 37 देखिए ये ज़्यादा है तो हाँ ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ऑप्शन डी 37, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं कि पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अब 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, तो ये आपके लिए ठीक है, जैव विविधता दिवस। तो आपको थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में बादल होते हैं, यानी कि वायुमंडल की किस परत में बादल होते हैं। तो ये क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। ये देखेंगे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये क्षोभ मंडल आप लिख लेंगे, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में बादल पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है। इब्न तूता का संबंध निम्न में से किस देश से है, यानी कि इब्न तूता जो है किस देश का रहने वाला था। तो यह मोरक्को देश का रहने वाला था। पांचवे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी। तो भारत में सबसे पहले मध्याह्न जो योजना शुरू की गई थी, ये जो शुरू की गई थी तमिलनाडु राज्य में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का तमिलनाडु। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है विशेष रूप से किस राज्य पर रोक लगाता है। तो अनुच्छेद जो 15 है किस पर रोक लगाता है, ये ऑप्शन ए सही है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। अगर यहीं पर आपके क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अनुच्छेद जो है आपका 17 किस पर रोक लगाता है, तो आप लिख सकते हैं अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता, ठीक है।
अस्पृश्यता या छुआछूत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायु में जो है जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। ये 8वीं का सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कहा जा रहा है कि ध्यान से देखेंगे आप कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए जो 2004 में सुनामी के कारण पूरी तरह से डूब गया था। तो यह जो था इंदिरा पॉइंट था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या कहा जा रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो खालसा जो पंथ है इसकी जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या कहा जा रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण डैश यानी कि डैश के द्वारा किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था। तो जंतर मंतर का जो निर्माण है ये जो किया गया था सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 दिया है पहले का। क्या कहा जा रहा है कि अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का इतिहास किसने लिखा था। तो अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का जो इतिहास लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा जा रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो जो रजिया सुल्तान है वो है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है इसमें फोकस आपको देना है कि सिखों द्वारा स्थापित की गई राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को संरक्षण देने के बदले उनकी उपज का कितना प्रतिशत भाग लिया जाता था। तो यह जो लिया जाता था उपज का 20% लिया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का 14 का सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे मिलान के लिए है। क्वेश्चन 15 है पहले का कि मिलान करके उचित विकल्प का चयन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है सूबेदार, फौजदार, चौथ, सरदेश मुखी, ये दिया है कि मराठों द्वारा लगाया गया कर। तो ये सब आपको मिलान करना था। यहाँ पर पहले देखते हैं, ठीक है। तो सूबेदार का मतलब क्या था, ये है क्या है, एक उच्च कुलीन था, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं कि फौजदार क्या होता है। तो फौजदार जो है एक मुगल सैन्य कमांडर होता है, ठीक है। एक क्या है, मुगल सैन्य कमांडर। अब चौथ क्या होता है, जो चौथ होता है यह था मराठों द्वारा लगाया गया एक कर था। चौथ जो था मराठों के द्वारा लगाया गया एक कर था। और चौथा जो इसमें है, चौथा कह रहा है कि सरदेशमुखी क्या था। तो सरदेशमुखी क्या था, मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को भू राजस्व का 9 से 10% भुगतान किया जाता था। अब देखिए इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हम अति लघु उत्तरी क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पर सारे हम क्वेश्चन और उसके आंसर को करने वाले, क्योंकि यहाँ पर सारे आंसर को यहाँ पर टाइप किया गया है, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन और आंसर को करते जाते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दो क्वेश्चन है ए और बी में, दोनों में से किसी एक के आंसर करना है आपको, ठीक है। पहला ये है कि साप्ताहिक बाजार मॉल से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर देखते हैं। साप्ताहिक बाजार सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगता है, लोग दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। यहाँ पर चीज़ें सस्ती भी मिलती है, आप सभी जानते हैं। मॉल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये मॉल यहाँ एक साथ अधिक दुकानें होती हैं। यह वातानुकूलित दुकानें अलग अलग मंजिल पर होती हैं, यानी कि यहाँ पर सारी एसी लगी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अथवा है, दोनों में से कोई एक करना था। क्वेश्चन बी है कि साप्ताहिक बाजारों में चीज़ सस्ती क्यों मिलती है।
ठीक है। तो उत्तर देखेंगे कि साप्ताहिक बाजारों में चीज़ इसलिए सस्ती मिलती है क्योंकि दुकान का जो किराया नहीं देना पड़ता है और काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको भी तनख्वाह नहीं देनी पड़ती है, इसलिए चीज़ें क्या है वीकली मार्केट में सस्ती मिलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। यहाँ पर अस्थाई पवनों और मौसमी पवनों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि अस्थाई पवन किसे कहते हैं, वर्ष भर निश्चित दिशा में चलने वाली जो पवन होती है इसको हम कहते हैं अस्थाई पवन। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व चलती है। मौसमी पवन किसे कहते हैं, ये पवनें हैं विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा क्या है बदलती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में ए देखते हैं। ए और बी में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, तो ए है कि मनसबदार कौन होते थे, यानी कि मनसबदार किसे कहते हैं आपको आंसर बताना है। उत्तर की मनसबदार मुगल साम्राज्य में शासकीय अधिकारी थे जिन्हें सेना और प्रशासन में कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं अथवा वाले क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, औरंगजेब के शासनकाल में किसानों को अत्यधिक कष्ट क्यों सहना पड़ा। औरंगजेब के शासनकाल में किसानों को अत्यधिक कष्ट क्यों सहना पड़ा, तो इसका उत्तर है कि औरंगजेब के शासनकाल में भारी कर, युद्धों का बोझ और कठोर धार्मिक नीतियों के कारण किसानों को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या कहा जा रहा है कि वायुदाब क्या है, तो उत्तर है कि वायुदाब वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाले गए बल को कहते हैं। ठीक है, आगे है, आगे कहा जा रहा है यहाँ पर खंड ग के क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन 6 में 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों में से कोई एक करना है कि स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जलमंडल, जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद सभी जल स्रोतों जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल और वाष्प जल का एक समूह होता है। वायुमंडल क्या होता है कि वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत है जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी यहाँ पर शामिल होती हैं। बाकी आगे देखिए। अब स्थलमंडल क्या है, स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है जिसमें भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल का कठोर भाग शामिल है। यह परत पहाड़, मैदान, पठार और घाटियों जैसी भू आकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, अब यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या कहा जा रहा है, बी है प्रश्न कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को किस प्रकार परिवर्तित करता है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को खेती, उद्योग, आवास निर्माण, वन कटाई, जल संसाधन उपयोग और खनन जैसे कार्यों के माध्यम से परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 में है, 2 है, दोनों में से कोई एक करना है। इन दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको आएगा कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू किए गए 3 प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं कि अकबर द्वारा शुरू किए गए 3 प्रमुख प्रशासनिक सुधार थे। ए है मनसबदारी प्रणाली, बी करा कि सुलह एक कुल की नीति, आपका दूसरा है कहा जा रहा कि राजस्व सुधार, यानी कि 3 आपके हो गए तीनों में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अथवा में से एक करना है कि भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक था। तो उत्तर देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के लिए भू राजस्व निम्न प्रकार अस्थायित्व थी। पहला है कि साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण, सैनिकों के लिए वेतन, जन कल्याण के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया जा रहा है लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को समझाइए। ठीक है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को समझाइए। तो यह पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु एवं प्रकृति
को पर्यावरण कहते हैं? अब पर्यावरण के विभिन्न घटक है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल है। इनकी परिभाषा देख लीजिए। जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद सभी स्रोतों जैसे महासागर, नदियों, झीलों, भूमिगत जल और जल वाष्प का समूह है। वायुमंडल क्या है कि वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत है, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें हैं। स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है, जिसमें भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल का कठोर भाग शामिल है। यह परत पहाड़, मैदान, पठार और घाटी जैसी भू आकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, अब यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे क्या कहा जा रहा है। ये आपके अथवा वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे पहाड़, नदियाँ, जंगल इत्यादि। मानव निर्मित पर्यावरण मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे इमारतें, सड़कें, पुल इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भक्ति मार्ग के रूप में सूफीवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सूफीवाद की विशेषता यहाँ पर करना है। पहला है कि इश्क और प्रेम। तो सूफीवाद में परमात्मा के प्रति गहरी प्रेम भावना को प्राथमिकता। ठीक है, ये दो हो गया। तस्वुक, इसका मतलब होता है आत्मा की शुद्धि के लिए साधन और ज्ञान की विधियां। अहंकार का त्याग, आत्मत्याग और अहंकार को समाप्त करना। धार्मिक सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और समन्वय। कविता और संगीत, भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में सूफी कविताएं और संगीत यानी कव्वाली। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या है, खंड अंग यानी कि केस आधारित प्रश्न को करने वाले हैं, यानी कि जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, ये पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इसके जो आंसर, इसको पढ़ने में समय वेस्ट होगा और आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पैराग्राफ को जल्दी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए। हम सीधे क्वेश्चन और उसके आंसर को करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन यहाँ पर फैला दिया है 10 का पहला यहाँ पर दिया, क्या कहा जा रहा है कि भेदभाव से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध, यहाँ पर रूढ़िबद्ध कर लेंगे, रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ठीक है, बी कहा जा रहा है कि भेदभाव के दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ भेदभाव के उदाहरण है, पहला कर सकते हैं कि जनजाति लोग, धार्मिक समूह, कुछ खास क्षेत्र के लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि दोहरे भेदभाव का सामना किन लोगों को करना पड़ता है। तो उत्तर देखेंगे, जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं, उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरियों को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन 11 है, आप ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए पैराग्राफ के आंसर दीजिए। ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना है, इसके बाद इसके आंसर को हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जब देखेंगे कि उन शहरों के नाम बताइए जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं गोमती। देखिए यहाँ पैराग्राफ में सब दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको आंसर आपको नोट कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि नदी प्रदूषण के कारणों को लिखिए। तो नदी प्रदूषण के कारण है शहरों एवं उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी। थर्ड क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में विकसित परिवहन के 4 साधन कौन कौन से। तो पहला है कि स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। ठीक है, अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, इसके बाद सीधे हम इसके आंसर को करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे बच्चों और इसके हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत में कितने धर्मों के अनुयायी हैं। तो उत्तर है कि भारत में 8 धर्मों के अनुयायी हैं।
अनियमित रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि जीवन के किन पहलुओं पर भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। तो उत्तर, हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्या कहा जा रहा है कि विविधता हमेशा खुश होने का कारण क्यों नहीं बनती। विविधता हमेशा खुश होने का कारण क्यों नहीं बनती। तो इसका उत्तर आप देखेंगे, विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वह बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वह हमसे अलग क्यों है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इसके पैराग्राफ और इसके आंसर को करेंगे। ठीक है। पैराग्राफ को आप देख लीजिए और इसके बाद सीधे हम इसके आंसर को करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फर्स्ट यहाँ पर है कि आफरीन को खेलने से मना क्यों किया जाता था। तो उत्तर है क्योंकि वह लड़की है और धन की भी कमी के कारण। सेकेंड है कि आफरीन को खेलने के लिए कौन सहयोग करता है। तो उत्तर कि आफरीन के पिता यानी कि डैडी। थर्ड है कि आफरीन के पिता एक अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं बन सके। तो क्यों नहीं बन सके कि उनके पास जूते नहीं थे, कपड़े, इन सब की कमी थी और उनके ऊपर क्या है, घर की जिम्मेदारी भी थी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम मानचित्र के जो है क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है। मानचित्र आधारित प्रश्न को करेंगे। तो दो मानचित्र आपके आएंगे, एक है विश्व के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उचित प्रतीकों द्वारा दर्शाइए। उनमें से पहला आपको एक दर्शाना है कि अटलांटिक महासागर कहाँ है, दूसरा कि प्रशांत महासागर कहाँ है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों में से किन्हीं तीन को दर्शाना है। तो गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इनको आपको दिखाना है। तो चलिए पहले विश्व के मानचित्र को दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए विश्व के मानचित्र में आपको क्या दिखाना था, आपको ये बताना था कि प्रशांत महासागर कहाँ है और अटलांटिक महासागर कहाँ है। तो ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये प्रशांत महासागर है। ठीक है। और ये बीच का जो एरिया ये वाला ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर चलते हैं आपके भारत के मैप के लिए। ये देखिए आपके भारत के मैप है। तो भारत के मैप में आपको दिखाना था कि गुजरात कहाँ पर है। ठीक है। तो ये देखिए आपका गुजरात यहाँ पर है और पश्चिम बंगाल, ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य है बच्चों, ये आपका उड़ीसा है, ये आपका केरल है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको दर्शाना था। तो ये गुजरात कर लिया आपने, ये उड़ीसा कर लिया, ये पश्चिम बंगाल, ये आपका क्या है, केरल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपके क्लास 7 जो SST का सैम्पल पेपर था जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल होगा, तो उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी प्रकार के ऐसे ही सैम्पल पेपर को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।